आज के सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं आपके साथ। देखिए, पीएफआई को बैन कर दिया है गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए, और सिर्फ पीएफआई ही नहीं, पीएफआई से जुड़े दूसरे संगठनों को भी उन पर भी बैन लगा दिया गया है। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापों में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई के शामिल होने के सबूत मिले थे, टेरर फंडिंग के सबूत मिले थे, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, और इन सभी के जांच के बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं, आशीष मौजूद है, ब्रजेश मौजूद है, पिंकी राजपुरोहित मौजूद है। पिंकी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, पीएफआई की जड़ें कितनी गहरी हैं? 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है, केरल में ये केएफडी के नाम से भी काम करता है, और उसके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें, वहां एमएनपी के नाम से भी काम करता है। तो अलग अलग संगठनों के नाम से भी काम हो रहा था, पीएफआई के नाम से भी काम हो रहा था। अभी बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही अगर आपको बताएं तो सबसे ज्यादा मजबूती अगर पीएफआई की कहीं पर है तो वो है केरला। केरला में अलग अलग संगठनों के नाम पर जो है, जो इसके एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, पीएफआई जो है लगातार इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता रहा है। खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होते हुए इन संगठनों के जरिए जो है कहीं ना कहीं जो एंटी सोशल एक्टिविटीज है या जो देश विरोधी एक्टिविटीज है उस पर लगातार काम करता रहा है। और ना सिर्फ केरला बल्कि इसकी जो पहुंच है वो गल्फ कंट्रीज तक भी इसने जो है पैर पसार रखे थे। केरला के बाद धीरे धीरे जो है ये कहीं ना कहीं कर्नाटका में भी दिखाई दिया, जहां पर लगातार हिंसा और अलग अलग तरह के जो एक्टिविटीज है वो कर्नाटका में भी दिखाई दी। और इस तरह से फिर ये पूरे साउथ में जो इसका नेटवर्क जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि पूरे देश भर में इसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं देश भर में अब दिखाई दे रहा है। और जितने भी ये एक्टिविटीज है, हम अगर केरला की बात करें तो जब भी किसी तरह का कोई हड़ताल होता है या कोई भी किसी तरह की एक्टिविटीज होती है तो हिंसक का रूप जो है उसे दिया जाता है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, ताकि किसी तरह से जो है जो माहौल है उसे खराब किया जा सके। यही हमने देखा था कर्नाटका में भी। और प्रवीण नेटारू केस जो हाल ही में हुआ था, बीजेपी की जो लीडर की जो हत्या हुई थी, उसमें भी जो तमाम आरोपी थे उनका कनेक्शन पीएफआई से निकला। बेंगलुरु में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसका भी कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं पीएफआई से निकला। तो लगातार जो है पूरे दक्षिण भर में इसने पैर पसार रखे थे, और तमाम जितनी भी एक्टिविटीज थी वो कहीं ना कहीं पीएफआई के जरिए ही होती रही है। हालांकि वो उसने जो एक तरह से मास्क डालने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन एजेंसियों से जो है ये बच नहीं पाया, और यही कारण है बिल्कुल बच नहीं पाया, और इसीलिए इसके हर फ्रंट पर बैन लगाया गया है 5 साल के लिए। मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, मैं पहले आपका यहाँ इधर रुक कर रही हूँ। अगर बात करें अब इस बैन के बाद लेटेस्ट डेवलपमेंट महाराष्ट्र से क्या मिल रही है? देखिए, जो महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों ने कल हमसे बातचीत में जानकारी दी थी, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्राउंड्स बताए थे। एक तो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होना, दूसरा समाज में द्वेष निर्माण करना और ऐसी स्थिति पैदा करना कि समाज में जो सामाजिक सौहार्द है, कम्युनल हार्मनी है, वो खराब हो, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री। ये 3 जो मुद्दे थे, इस 3 मुद्दों को ध्यान में रखकर पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी, और इसमें जो गतिविधियों में लिप्त पाए गए पीएफआई के कार्यकर्ता सदस्य, उनको हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तार दिखाया गया। देखिए, ये जो पीएफआई के 8 अलग अलग संगठन है इससे जुड़े हुए, जिन पर यह प्रतिबंध, जिनको 5 साल के लिए बैन किया गया है। इन 5 संगठनों की अगर हम बात करें तो देखिए, इमाम काउंसिल भी इसमें आता है, साथ ही साथ वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया आता है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आता है। तो ये तमाम चेहरे थे पीएफआई के। जिस प्रकार से रावण के 10 चेहरे थे, उसी प्रकार से पीएफआई के कई चेहरे थे जो समाज में अलग अलग नामों से काम कर रहे थे, और कहीं न कहीं जो इनका मुख्य उद्देश्य था, उस मुख्य उद्देश्य को छिपाने के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया, इमाम काउंसिल, इस प्रकार के बैनर तले ये काम कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जब फंडिंग की बात आती है, इसके जो हायरार्की आती है, पीएफआई से जुड़े हुए लोग दूसरे संगठनों में भी, यानी दूसरे जो आउटफिट है उसमें भी काम कर रहे थे। चेहरे समान है, विचारधारा समान है, और जो मोटिव है, जो उद्देश्य से ये काम किया जा रहा था, देश में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाना, गैर कानूनी कामों को बढ़ाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, तो कहीं न कहीं इन संगठनों पे भी वो चीजें पाई गई, वो लोग पाए गए, और इसीलिए कार्रवाई की गई और 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। जी ब्रजेश, अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस बात का जिक्र वक्त वक्त पर करते रहे कि मध्य प्रदेश सरकार इस तरह के संगठनों के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय रही है और बहुत सख्त भी रही है। अब इस बैन के बाद सख्ती उन पर किस तरह से जो इनडायरेक्टली जुड़े रहे इन संगठनों के साथ या इनके सिंपैथाइजर रहे हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार को ये तो मालूम है कि जो ये संगठन था किन इलाकों में सक्रिय था, खासकर मालवा इलाकों में। कल जो 21 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बताऊं कि आपको आधे से ज़्यादा गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश के मालवा इलाके से हुई है। इंदौर से 4, उज्जैन से 4, नीमच से 4, शाजापुर श्योपुर से 2-2। तो दरअसल ये उस पूरे इलाके में जिस तरीके से ये पूरा संगठन सक्रिय था, और ये वही इलाका है जहाँ पे आदिवासी बहुल बेल्ट है, और एक जो सांप्रदायिक तनाव की पिछले दिनों जो घटना हुई हैं वो भी पूरे इसी इलाके में हुई है। खरगोन में हुई है, खंडवा में पिछले कुछ सालों में छोटी छोटी बातों पर बड़े घटनाएं हो जाती थी, सांप्रदायिक तनाव फैल जाता था। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ समय से जो सख्ती करनी शुरू हुई है, तो इस पूरे साल में हम लोग ने देखा कि खरगोन की घटना के अलावा ऐसा कोई बड़ा आतंकी घटना या सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ। मगर खरगोन की घटना में ये तमाम लोग सक्रिय थे। तो मध्य प्रदेश सरकार को मालूम है कि किन इलाकों में सक्रिय हैं ये सारे लोग, और अब जब एक बार बैन लग गया है तो इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त है। कल भी मुख्यमंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है, और ये पूरा काम करके रखा हुआ है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस ने कल 35 लोगों को गिरफ्तारी करनी थी, मगर 35 में से बाकी सारे लोग भाग गए, सिर्फ 21 लोग पकड़ में आए, तो वो जो बाकी लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। कल जो गिरफ्तार हुए थे वो 2nd रैंक के लोग थे, मगर आने वाले दिनों में जो गिरफ्तारियां होंगी वो 3rd रैंक के एक्टिव सदस्य होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2500 से ज़्यादा PFI के एक्टिव सदस्य हैं। अब उन सबकी धरपकड़ करना या उनकी कुंडली खंगालना अब ये मध्य प्रदेश पुलिस और ATS का बड़ा काम होगा। निश्चित ही आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी कार्रवाई हम सबको देखने को मिलेंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।